चैनल और सबसे शानदार न्यूज़ के साथ आगाज़ करते हैं और सामने लिखा हुआ है सबसे साधारण सी न्यूज़। कानूनी मंजूरी के बिना नागरिकों की संपत्ति नहीं छीन सकती है सरकार। कोई भी बच्चा बता सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि इससे आपको पता चलेगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले किस में था, तो आपको पता चलेगा मूल अधिकार में था। जी हाँ, 19F में था पहले संपत्ति का मूल अधिकार। लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार बहुत ज़्यादा हिंडर पैदा कर रहा था, गवर्नमेंट जो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसे हटा दिया गया। जी हाँ, इसके बाद आप देखेंगे 19F में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अभी जो है वह 300A से रिलेटेड है संपत्ति का अधिकार। और किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पास आपको जानकारी मिलेगी, यहाँ जो है 300 के बारे में और 31A-B-C के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ आइए शुरुआत करते हैं सबसे सुंदर तरीके से। 1967 का समय, 68 का समय है। एक विद्या देवी करके महिला है, इनकी संपत्ति जो है छीन ली जाती है, यानी कि ज़मीन इनकी ले ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ताकि वो वहाँ पास विकास कार्य कुछ कर सकें। एज यूजुअल विकास कार्य, जी हाँ, विकास कार्य कर सके, रोड निर्माण कर सके, रेल निर्माण कर सके इत्यादि जो है इनकी ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई। अब लेकिन हुआ क्या, इनको कंपनसेशन दिया नहीं। मैडम विद्या देवी जी को 80 साल की महिला है, निरक्षर हैं, इन्हें पता भी नहीं था कि इनकी ज़मीन है वहाँ पास। वो तो 2003-2004 में कुछ केसेस आते हैं, उसके बाद इनको पता चल जाता है गलती से कि हमारी ज़मीन है, गवर्नमेंट ने ले ली है। तो हाईकोर्ट तो मना कर देता है उस समय कि नहीं, आपका हो गया, संपत्ति कंपनसेशन लीजिए, आप जाइए। ठीक, हाईकोर्ट मना कर देता है। हाईकोर्ट ने बोला कि आपको कुछ वो सब ऐसा कुछ बहुत आपको फैंसी आइटम नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित कानूनी प्रक्रिया का आपने ध्यान नहीं किया है भैया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, और निजी संपत्ति आपने उनकी अधिग्रहित कर ली है। इसका मतलब आपने 300A का उल्लंघन कर दिया। 300A एक संवैधानिक अधिकार है। जी हाँ, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया। मैं फिर से आपको बताता हूँ, संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन अब क्योंकि ये मूल अधिकार इसलिए था क्योंकि 19F से जुड़ा हुआ था। ठीक, 19F में था, क्योंकि आपको पता है 19 जो है वह क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे आर्टिकल 19 क्या है। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। 19F को हटा दिया गया, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, विलोपित कर दिया गया इसे। और अब जो है इसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। किसे, संपत्ति का अधिकार। तो दोनों पर आपको ध्यान रखना है। ये बात एक है। जो पहले का जो पुराना कानून था वो 1893 का किससे कानून से चलता है, 1894 रखा है, आप ध्यान रखेंगे 1893 का कानून है। ठीक, उस समय क्या था, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी गई थी, लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा थी। आपको पता है लोगों के पास पॉपुलेशन कम थी, लोग जो है वैसे ही अधिग्रहित कर लेते थे, खंबा उम्बा गाड़ देते थे, ये यहाँ तक हमारी ज़मीनें बोल देते थे। तो लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा थी, लोगों के पास कीमत उस समय जो है ज़मीन की कम थी, और कानूनी स्तर पर ना आपको देखेंगे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लोग। कुल मिला के जो है लोग जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए इस प्रकार का कानून बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखिए लोगों का ध्यान नहीं है। सरकार को दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहला बात ये कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, दूसरा सरकार को कृषि में सुधार करना है। तो कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार करना है अगर आपको गवर्नमेंट को, तो उसके लिए भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी, भूमि एक्वायर करनी पड़ेगी। लेकिन भूमि उस समय थी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मींदारों के पास, और गवर्नमेंट को अगर ज़मींदारों से अगर ज़मीन लेनी है तो वो चले जाते थे तुरंत सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते थे हमारे 19F का उल्लंघन हो गया है। तो ये बात है आज़ादी के समय की, क्योंकि कालांतर होता है, 44वां संविधान संशोधन करीब आता है और ये सब हटा दिया जाता है। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस समय की, संविधान जब पारित हुआ, यानी कि जब जस्ट हमें आज़ादी मिल रही है उस समय, तो जमींदार से अगर हम गवर्नमेंट को लेनी है ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड रेल निर्माण के लिए, रोड निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए इत्यादि किसी भी निर्माण के लिए अगर गवर्नमेंट को लेना है ज़मीन, जमींदार से, लैंडलॉर्ड से, यानी कि जो मध्यस्थ है उससे अगर लेनी है ज़मीन, तो ये चला जाता था 19F का हवाला दे के सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो है केस खींचा चला जाता था। 20 साल तक हो गया, 10 साल तक हो गया, 30 साल तक खींचा चला जा रहा है। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर नहीं सकती है किसी भी प्रकार से, कहीं भी रेल, सड़क, रोड का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये एक प्रकार से एक हिंड्रेंस हुआ। इसीलिए, और आप देखेंगे गवर्नमेंट को अगर भला करना है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, दूसरा कृषि का भला करना है। अब कृषि है, सीमांत किसान है, सीमांत किसान को ज़मीन चाहिए जो खेती के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है किसके पास, ज़मींदार के पास है। गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़मींदार से ज़मीन लेगी, सीमांत किसान को दे देगी। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही ज़मीन ज़मींदार से लेने जा रही है, चला जा रहा है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, 19F में है। तो इस प्रकार का एक खेल चलता रहता था और उस समय का कानून था। तो अब आप ये देखेंगे कि हमने जो है 19F का ये चल रहा है। ठीक, और एक और बात, आप ये एक बात ध्यान रखिए
कि क्यों लाया गया था भूमि अधिग्रहण का कानून। इसलिए लाया गया था ताकि भला हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर का और किसानों का, कृषि का। ठीक, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आइए कि ये जब लाया गया 1893 का कानून, जो ब्रिटिश शासन के काल का है ये, तो आपने देखा कि ज़्यादा सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी गई है इस समय और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है। ठीक, अब इस कानून में और क्या किया गया कि मुआवजा प्रक्रिया, रिहेबिलिटेशन का ध्यान नहीं रखा गया। उस समय जो है, उस समय क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन है लोगों के पास, तो आपको जो है रिहेबिलिटेट करने के लिए आप कहीं भी आप जा सकते हैं, मतलब आप अपनी स्वयं की ज़मीन में जा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुआवजा प्रक्रिया आपको दे दिया, कंपनसेशन। हाँ, गवर्नमेंट उस समय इस कानून के तहत क्या करती थी, वो एक नोटिस देती थी सामने वाले बंदे को, जैसे कि विद्या देवी जी को नोटिस दिया गया। वैसे तो विद्या देवी जी को नहीं दिया गया कुछ नोटिस वोटिस, तो ये उस समय क्या था कि किसी की ज़मीन अधिग्रहित करना है, तो प्रॉपर प्रक्रिया क्या थी, नोटिस देती थी और कंपनसेशन दे देती थी। नोटिस और कंपनसेशन मिल गया, उसके बाद आप जाइए, अब अपना देखिए, रास्ता नापिए। इस प्रकार का कुछ काम था उस समय का। तो ज़्यादा उस समय नहीं था पावर कुल मिला के लोगों के पास। लेकिन जब 2013 का कानून आता है, जिसे भी हम आगे देखेंगे, तो ये सिचुएशन बदल जाती है। तो कुल मिला के ये बात थी। लेकिन यहाँ पास आप ये ध्यान रखिए कि ये कानून जो है अच्छे के लिए बनाया गया था, ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि का जो है विकास कर सके। लेकिन यहाँ पास एक, जैसा कि आपको पता है कि एक कानून जो है बनाया जाता है एक सही तरीके से, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। और यहाँ पास एक जो इसका बोले लूप होल, जो एक छोटा सा क्लॉज छूट गया, वो था मुआवजा प्रक्रिया, रिहेबिलिटेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि आपने जो है वह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि उचित कानून प्रक्रिया का पालन आपने नहीं किया है। जबरन तो आपने वसूल लिया है, लेकिन उचित कानून प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, कंपनसेशन नहीं दिया उस बंदे या बंदी को। इसीलिए जो है आप जो है यहाँ पास गड़बड़ कर गया, आपने संवैधानिक अधिकार 301 का उल्लंघन कर दिया है। ठीक, ये बात आपको बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आप ये देखिए कि 44वां संविधान संशोधन आता है और 300A स्थापित किया जाता है। ठीक है, 44वां संविधान। अभी आपने ये देखा कि संवैधानिक अधिकार के मूल अधिकार के तहत 19F में था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी, तो 19F को विलोपित कर दिया गया। किसे? 44वें संविधान संशोधन से ही विलोपित किया गया। ठीक, ये जो 44वां संविधान संशोधन है, ये उसे तो हटाता है, साथ में आर्टिकल 300A देता है। 300A क्या बोलता है? ये बोलता है कि संपत्ति जो है अधिग्रहित की जा सकती है, कानूनन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। सक्षम अथॉरिटी करेगी, विधानमंडल एक बिल पास करेगा, सरकार नहीं कर सकती है। सरकार को कोई हक नहीं है, सरकार को हक नहीं है, यहाँ पास बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को हक नहीं है, कार्यपालिका को हक नहीं है कि वो एक नोटिस जारी करे और निकाल दे, किसी भी सक्षम प्राधिकरण को बना दे। तो गवर्नमेंट को नहीं, विधानमंडल को हक है, यानी कि लोकसभा को हक है। और इधर किसको हक होगा? हमारी विधानसभा को हक होगा। तो विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह एक सक्षम अथॉरिटी बनाएगी, और वही जो है सक्षम अथॉरिटी क्या कर सकती है? भूमि अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ध्यान रखना है। बाकायदा एक कानून प्रक्रिया है कि आप नोटिस देंगे, नोटिस के बाद आप उसके पास जाएंगे, उससे जो है पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे उस व्यक्ति को। व्यक्ति के संतुष्ट होने के बाद जो है वह साइन वगैरह करेगा, उसके बाद जो है आपको वो ज़मीन, यानी कि गवर्नमेंट वो ज़मीन लेगी। हम देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस प्रकार से काम करता है आगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और बात कि ये हो गया, उसको पूरी तरह संतुष्ट करना है। ठीक, अगर आपने 5 साल तक ज़मीन ठीक से आपने जो है वह यूज़ नहीं की, तो आपको वो ज़मीन वापस करनी पड़ेगी। ठीक, ये इस प्रकार का कुछ काम है। ये है बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, उसके बाद जो है वह संपत्ति का जो है वह ट्रांसफ़र हो रही है। इस प्रकार का जो काम करना है किस में दिया गया है? आर्टिकल 300A में दिया गया है। और ये आपको पता चल गया कि इसी कानूनी प्रक्रिया का जो है पालन नहीं किया गया। कहाँ? वहाँ विद्या देवी जी के केस में। अब ये आता है आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन होता है, 19F को विलोपित कर दिया जाता है। बोलते हैं 19F तुम खत्म हो जाओ, तो हटा दिया गया। 19F खत्म, 300A लाया गया। 300A के बारे में हमने बात की, और इस जिसके बारे में अभी बात चल रही है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे देश में कौन कौन से कानून। भैया 1893 का कानून था, पहले बहुत पुराना कानून था, ज़बरदस्ती एक्वायर कर लेते थे, जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है। ज़बरदस्ती का बेफालतू का मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, ऑन द स्पॉट वचन ही शासन वाला काम चलता था। इस प्रकार का एक काम चलता था। 1893 का कानून है ये। ठीक, अब कौन सा कानून चलता है? 2013 का कानून चलता है। ये है एक्ट है, अब का कानून है। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे हमेशा की तरह। अब ये है कि 2013 का कानून हो गया। अब देखिए संविधान क्या कहता है? 19F है। अब देखिए ये दो चीज़ें आप यहाँ पास ध्यान रखें कि ये दो कानून है और संविधान क्या कहता है। संविधान के बारे में हम बात करते हैं, संवैधानिक चर्चा के बारे में। 19F में था संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, इसे हटा दिया गया, इसे हटा देते हैं। तो आर्टिकल 31 में 31(1)(2) थे।
इसको भी बोला कि भैया तुमको इस किनारे करते हैं, इसको भी विलोपित कर दिया गया। 31 1 और 2 को हटा दिया गया। उसके बाद 31 A B C D लाए गए, D को हटा दिया गया, A B C और बचे हैं। तो अब हमारे काम के क्या है, आर्टिकल 31 A B C। क्यों? क्योंकि ये जो है क्योंकि ये अभी मुद्दा चल रहा है तो हम A B C ही काम का हमारे, ठीक। तो अब बोलता है आर्टिकल A क्या बोलता है, 31 A क्या बोलता है, राज्य उत्पादन के लिए भूमि एक्वायर कर सकती है, जहाँ कर सकती है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती बोलता है। और आर्टिकल 14 आप ये नहीं बोलेंगे कि भूमि एक्वायर कर ली राज्य ने अगर, तो हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया, आर्टिकल 19 का उल्लंघन। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण, क्या है ये, आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समता यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वह विधि के समक्ष यानी कि किसी कानून के समक्ष जो है वह समानता का अधिकार रखता है, ठीक। आर्टिकल 14 ये क्या है, आर्टिकल 14। अब बोलेंगे आर्टिकल 19 क्या है, ये तो आपको बताना है, यही तो आपको बताना है कि आखिर आर्टिकल 19 क्या है। तो ये जो आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन करता है, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 19। ये जो है आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो गया है, आर्टिकल जो है 14 और 19 का, और इसलिए आप चले गए का सुप्रीम कोर्ट। तो ये उस समय ये आर्टिकल 31 कहता है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते इन दो चीज़ों को लेकर, ठीक। और क्या है, एनी भूमि, कोई सी भी भूमि हो आपके राज्य की, यानी कि जैसे हम मान लें यूपी राज्य है तो उसमें कोई भी भूमि अगर गवर्नमेंट को लेनी है तो वह ले सकती है। कौन बोल रहा है, आर्टिकल 31 ए बोल रहा है। राज्य किसी भी संपदा को अधिग्रहित कर सकती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। भूमि खनन के लिए सरकार खनन के लिए दे सकती है, भूमि किसी को भी खनन के लिए दे सकती है और किसी भी संपदा का अधिग्रहित कर सकती है। कौन, गवर्नमेंट कर लेगी और आप न्यायालय में नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है भैया, 31 ए कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात 31 बी क्या कह रहा है, तो फर्स्ट संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन, उसमें इसको ऐड किया जाता है, 9वीं अनुसूची बना दी जाती है, 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया जाता है। 31 बी क्यों डाल दिया गया है, ताकि जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह ये ना बोल दे कि हमारा जो है वह संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम जो है वह जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची के विषय को नहीं छू सकती है, इसीलिए 31 बी को बना दिया गया है। एक और पॉइंट जो यहाँ पास लिखा हुआ है, अब आप देखेंगे कि कैसे किस प्रकार जो है वो 9th शेड्यूल का जो है वो कैसे गड़बड़ी कर दी जाती है। 9th शेड्यूल में जो है वो भूमि के लिए लाया गया था ताकि भूमि को बचा सके, भूमि अधिग्रहण के लिए कानून था पूरी तरीके से, लेकिन बाद में आप देखेंगे आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी इसमें डाल दिया गया। तमिलनाडु में आरक्षण विधेयक कानून, देखिए यहाँ पास अब आपको दिख नहीं रहा होगा, पेपर में मैंने जो लिखा वो एकदम क्लियर कट लिखा है, लेकिन यहाँ पास पता नहीं इसके कैम स्कैनर में क्या है, ये क्लियर आता नहीं है। तो खैर तमिलनाडु का आरक्षण विधेयक है, ये भी इसमें डाल दिया गया, आरपीए को भी डाल दिया गया। इसका आप देखेंगे कि मतलब ये इस प्रकार के ऊट पटांग जो है ना वो चीज़ें कर दी गई है कि लाया गया था भूमि अधिग्रहण के लिए, और ये जो है ऊट पटांग कुछ भी चीज़ डालने पड़े हैं इसमें। तो इस प्रकार का काम हो रहा था, इसलिए 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अब इसके बाद अगर आप जो है प्रविष्टि डालते हैं, एनी प्रविष्टि अगर आप डालते हैं, कुछ भी चीज़ डालते हैं, तो हम जो है ना बाबू इसका विचार कर लेंगे, यानी कि हम इसको पुनर्विचार करेंगे, जेआर कर सकते हैं, हम खुद से इसको उठाएंगे और हम खुद से इसको जेआर कर लेंगे अगर आपने इसके ऊपर अगर 1973 के बाद भी कोई मुद्दा डाला तो। 1973 ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती का केस है ये, 1973 लिखा हुआ है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, दोस्तों। तो 1973 के बाद से जो है किया गया। फिलहाल वापस आते हैं 31 बी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट संविधान संशोधन होता है, 9वीं अनुसूची लाई जाती है, 9वीं अनुसूची के तहत इसमें डाल दिया जाता है कि भूमि सुधार का जो है वह अब जो है वह सुप्रीम कोर्ट नहीं इसको छू सकता है, ठीक। यहाँ पास भी 31 बी में भी वही लिखा हुआ है कि राज्य जो है उत्पादन के लिए भूमि एक्वायर कर सकता है, एनी भूमि का एक्वायर कर सकता है, किसी को भी खनन के लिए दे सकता है, 31 ए में लिखा हुआ है, ठीक। 31 डी सी में क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। 31 सी जो है ना, आराम से पढ़िएगा इसको एकदम ध्यान से। 31 सी जो है 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। आपको ये बात पता चलेगी कि 1971 में इसको शामिल किया गया था, 25वें में। इसमें प्रावधान है, क्या प्रावधान है, कोई विधि, ये 39 बी और सी में क्या लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट को नीति निर्देशक तत्व लागू करना है तो वह बिल्कुल इसे लागू कर सकती है। 39 बी और सी में नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए यदि कोई विधि बनाई जाती है तो वो शून्य घोषित नहीं कर सकते हैं आप। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि हमारे आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन हुआ है। तो अगर भौतिक संसाधन यानी 39
बी और सी में क्या है, तो भौतिक संसाधनों तथा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना है। तो भौतिक संसाधन का प्रबंधन करने के लिए अगर कोई काम गवर्नमेंट कर रही है तो इसके लिए ये बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो गया, यानी कि विधि की समक्षमता आपने उल्लंघन कर दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन कर दिया गया है, आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर दिया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो इसमें दिया गया है आर्टिकल 31 का, उसका उल्लंघन कर दिया गया। ठीक, तो आप इस बेस के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये क्लियर कट किस में लिखा हुआ है, किस में लिखा है भैया, ये लिखा है आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद ये लंबा चौड़ा केस चलता है और 31C में जो है कालांतर में जो है ये बात कर दी जाती है, क्लियर कट कह दिया जाता है कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया गया था सी को, ये अपने मूल रूप में है, किंतु उसके आधार पर बनाई गई विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी कि JR कर सकती है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ठीक, क्योंकि ये जो आप देखेंगे 31C जो है आगे चलता है, जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो इसमें ये भी लिखा जाता है कि आप जो है ये देखिए यहाँ पास देखिए न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर आता है, ये यहाँ पास इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया। ठीक, अब इसी में आप देखेंगे कि ये 31C बना हुआ है। ठीक है, कीजिए 39A लागू कीजिए, B और C लागू कीजिए, नीति निर्देशिका लागू कीजिए, DPSP में के तहत जो है आप क्या करें, भौतिक संसाधन का जो है वितरण करने के लिए आप कुछ भी काम कीजिए, यानी गवर्नमेंट करे जरूर करे, लेकिन JR जरूर करेगी, कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये लिखा हुआ है मोटे मोटे तौर पर, आप ध्यान रखें। 31A B C देखा, B में आपने देखा क्या था, तो आप बताएंगे कि 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन 31C के तहत जो है वह जरूर लगा सकती है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हाथ लगा सकती है। आपने देखा 31A क्या है, तो एक्वायर कर सकती है, एनी भूमि एक्वायर कर सकती है, खनन के लिए दे सकती है। तो ABC और आर्टिकल 300A आपने देखा, जिसमें सक्षम अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। तो ये कुछ बातें हैं। आप देखेंगे कि अब जो है वर्तमान कानून क्या कहता है। वर्तमान कानून जो है 2013 का है, यहाँ पास लिखा नहीं है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके बारे में देख लीजिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, लेकिन पहले जो है वो नहीं जा सकता था। पहले जो था यानी 1893 का जो कानून था, उसमें बोलते थे कि जब समूह हो ना, फार्मर्स, तभी जा सकते हैं, समूह फार्मर वो प्रभावित हो रहा तब। अब तो एक किसान भी प्रभावित हो रहा तो भी हो जा सकता है। कंपनसेशन ETC के द्वारा जो है व्यक्ति को संतुष्ट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि पूरी तरह संतुष्ट होगा जब व्यक्ति, तभी जो है वह आगे बढ़ सकते हैं प्रक्रिया। ठीक, अब जो है लैंड डिस्प्यूट का केस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होता है। निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है, 5 साल लगभग, 7 साल लगभग, इस प्रकार का कुछ कानूनी दायरा रखा गया है। उसी समय आपको जो है अथॉरिटी जो है तुरंत आपको केस को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। कौन सा है ये, 2013 का कानून है। ठीक सुन रहे हैं आप, 2013 का कानून है ये। अब यहाँ पास देखिए चौथा पॉइंट, अभी इसको मत देखिएगा। मार्केट रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलना है, दाम तय होगा। पहले तो आपने कंपनसेशन दे दिया, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती थी, उसने दे देता, लेकिन अब मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक, 80% फार्मर की जो है सहमति होनी चाहिए। यानी कि ये देखिए कोई गांव है, यहाँ पास जो है रोड बनानी है और ये देखिए लैंड का एक्विजिशन करना है, तो यहाँ पास आप देखेंगे 80% फार्मर जिनका लैंड है ना, जो प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सहमति होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भैया 4 फार्मर की ले ली और हो गया, बाकी सबका हो गया, ठप्पा लगा दिया, अंगूठा लगा दिया, इस पर कहना है 80% का ये कानून कब का, 2013 का है। 5 ईयर तक उपयोग नहीं हुआ तो संपत्ति वापस। आपको पता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 2013 का ये कानून इसको भी फॉलो करता है। तो ये जो है 2013 का कानून है, लैंड एक्विजिशन का कानून है। अभी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक सामने केस आया है, विद्या देवी का जी का केस है, इसलिए हमने देखा 1893 का कानून। और जो है क्यों, किस कानून, 1893 का कानून, यानी कि जो पुराना कानून था उसके तहत जो इनकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई थी वो हमने देखा। साथ ही हमने 2013 का कानून, लैंड जो नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उसको हमने देखा। ये दो, साथ ही जो रिलेटेड आर्टिकल 31A B C और 300 किस प्रकार जो है वह रिलेटेड है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हम जो है वीडियो और ज़्यादा बना सकें। अप्रिशिएशन मिलता है, आप अगर शेयर करते हैं, कोई देखता है तो अप्रिशिएशन मिलता है। इसी अप्रिशिएशन की तलाश में जो है हमेशा हम रहते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।